5वें का सेकंड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये देखें क्वेश्चन के अंतर्गत हमें क्या ज्ञात करना है और क्या दिया गया है। तो यहाँ भी एक जीपी है, जीपी का अंतिम पद 729 है। तो जीपी के अंतर्गत हमें पदों की संख्या फाइंड करनी है। समझ में आ गई पूरी बात? तो बताइए फिर प्रथम पद क्या है यहाँ पर? ए का मान क्या है? √3। आर सार अनुपात का मान क्या होगा? दूसरे पद में आप पहले पद का भाग दोगे तो 3/√3 क्या आएगा? √3 ही आएगा। आएगा √3। ठीक है, ए और आर दोनों हैं आपके पास। चूंकि टर्म ऑफ एन क्या होता है जीपी के लिए? आपको यहाँ क्या मिल रहा है? 729। अंतिम पद का मान क्या मिल रहा है? 729। जीपी के लिए इसका मान क्या होता है? ए आर की पावर n-1। इसका मान क्या है? 729। ए का मान बिल्कुल, आर का मान √3। √3 की पावर कितनी लगाई आपने? n-1। n का मान फाइंड करना है तुम्हें। इधर चल रहा है आपका 7 to 9। ये देखिए सेम बेस है, एक पावर यहाँ पर बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? n। तो √3 की होल पावर कितनी हो गई है? n। यूकल इधर देखिए, अब 729 3 की घात के रूप में लिखें इसे, तो कैसे लिख पाओगे? 3 की घात कितनी हो गई? 3 की घात कितनी लगाते हो? 7। तब 2187 हो जाता है। 3 की पावर 6 लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 9, इतना ही तो आएगा। 9 9 81 और 81 9 कितना हो जाएगा? बताओ। 9 कम 9 9 8 72 हो गया 729। तो 3 की पावर 6 का मान हो गया है। समझ में आ गया? 3 की पावर कितनी हो गई है? 6। आधार बराबर नहीं है तो या तो इसे √3 की पावर बनाओ या इधर n/2 हो जाएगा, हाफ पावर। घाते मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की पावर कितनी है? ये हाफ। हाफ मल्टीप्लाई करेगी n से तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? n/2। समझ में आ गया? ये कितनी पावर है? हाफ। घाता क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। हाफ मल्टीप्लाई करेगा n से तो क्या हो जाएगा? n/2। कितना हो गया? 3 की पावर 6 के बराबर। आधार समान है तो घाते भी समान होनी चाहिए, तो घातों की तुलना कर दो। तुलना करेंगे तो n/2 इक्वल कितना आ गया है? 6। तो n का मान कितना आ गया है? 12। अतः हम कह सकते हैं श्रेणी के अंतर्गत 12 पद हैं, अर्थात 12वें पद का मान ही 729 है। समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई शक? 6वां क्वेश्चन। 3 संख्याएं दी गई हैं जो जीपी में हैं, तब हमें x का मान ज्ञात करना है। क्लियर? जीपी में जब 3 राशियां होती हैं तो मध्य वाली राशि बाहर वाली राशियों का गुणोत्तर माध्य होती है, अर्थात उसका वर्ग उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। b² बराबर AC। जानते हो? चूंकि -2/7 x -7/2 आर इन जीपी। देयरफॉर इसलिए क्या हो जाना चाहिए? x² यूकल दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। -7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो क्या रह गया? x² = 1 implies x = ±1। That's all. Clear? 7वां क्वेश्चन देखेंगे। एक जीपी दी हुई है, 20 पदों तक योगफल फाइंड करना। n का मान क्या है? 20। a का मान 0.15। सार अनुपात का मान डिवाइड करके फाइंड करोगे। तो सबसे पहले तो ये बताओ a का मान क्या है? 0.15। r का मान क्या है? 0.015 इज डिवाइड बाई 0.15। बताओ क्या आएगा?
ऊपर 3 पॉइंट, 3 अंकों के बाद, नीचे 2 अंकों के बाद क्या आना चाहिए? अरे इसके तो आप अंक नीचे बढ़ाओगे 3 तो 1000 हो गया, नीचे ऊपर हो गया 100, 1/10 रह गया, 1/10 रह जाएगा, नंबर यही आ जाएगा, तो फिर क्या रह जाएगा? 0.1 रह जाएगा क्या? नहीं तो मैं सीधा लिख दूं, समझ जाओगे 0.1 का मतलब, 1/10 का मतलब यही हो गया ना। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब क्या होता है जीपी के लिए सम ऑफ एन? जीपी के लिए सम ऑफ एन, आर का मान क्या है? 1 से छोटा, उचित भिन्न है, तब 1 माइनस आर की पावर एन लगाना चाहिए, नेगेटिव नहीं बनेगा फिर। तो ए 1 माइनस अपॉन 1 माइनस आर, ये छोटी संख्या हो जाएगी इस वक्त। चलिए एन के स्थान पर क्या लगाओगे? 20। ए कितना है? 0.15। यहां देखिए 1 माइनस आर की वैल्यू 0.1 और क्या चल रही है? 20 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.1। आगे सॉल्व करूं, 0.15 डिवाइड बाई क्या आएगा बताओ? 0.9 आएगा, 0.9। और ये तो क्या रह जाएगा? ये इतनी बड़ी पावर तो आप ओपन करोगे नहीं, कोई फायदा भी नहीं है, ऐसे ही लिख दो 20। क्लियर? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा, ये 90 मान लो, ये 15 मान लो, 1/6 हो जाएगा, समझ गए ना? सीधा क्या हो जाएगा? 1.6 और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, इसे तो ऐसे ही लिखो, 1 माइनस 0.1 की होल पावर 20। ये आ गया आंसर, सम ऑफ 20। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दो इधर। हमें दिया गया है सिग्मा के इक्वल 1 to 11, 2 प्लस 3 की पावर k, तब हमें इस मान को ज्ञात करना है। तो सिग्मा किसको व्यक्त करता है? योग को। तो अलग अलग ओपन करेंगे योग को, तो कितने पद होंगे? पदों की संख्या बताइए। 1 से कहां तक है? 11। तो 1 से जिस नंबर तक जाओगे उतने ही तो पद रहेंगे। टोटल पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 11। क्लियर? तो 11 पद है, सिग्मा को ओपन कर रहे हैं हम। सिग्मा को ओपन करो, 2 प्रत्येक पद में रहेगा ना 2, तो प्लस 3 की पावर कितनी आएगी? 1। शो करूं या मत करूं, एक ही बात है। अगला स्टेप क्या आएगा? 2 प्लस 3 की पावर कितनी आएगी? अब 2 प्लस 2 प्लस 3 की पावर कितनी आएगी? अब 3। ऐसे ही चलता रहेगा। एट लास्ट पद में क्या आएगा? 2 प्लस 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 11। ये बात समझ में आ गई? सिग्मा ओपन हो गया। एक पहला ये रहा, आपको डर लग रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग मान सकते हैं, ये सिस्टम। अब तो समझ में आ गया? क्लियर हो गया। अंतिम पद आपका ये हो गया। क्लियर? अब देखिए 2 प्रत्येक पद में ऐड हो रहा है, प्रत्येक के साथ चलेगा वो। तो बताइए 2 को कितनी बार जोड़ रहे हो आप? 11 बार। 11 टाइम्स जोड़ोगे 2 तो कितना हो जाएगा? गणित की भाषा में बताओ, 22 मत बताओ, गणित की भाषा में बताओ कितना हो जाएगा। किसी संख्या को जितनी बार ऐड करते हो उतनी का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 into 11। क्लियर? प्लस ये आपकी बन जाएगी जीपी। ये क्या बन जाएगी? यही तो रह गया है, तो ये बन गई है जीपी। कितने पद है? 11। तो देखिए यहाँ पर 2 into 11 कितना हो गया? 22। प्लस ये क्या बन गई है आपकी? जीपी। तो जीपी के लिए सम ऑफ एन क्या होता है? सम ऑफ एन, यहां पर आर का मान क्या है? 1 से बड़ा। ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। लगाए फॉर्मूला। ए मीन्स 3, आर मीन्स 3, एन मीन्स 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो क्या आ गया? ये 22 प्लस कितना हो गया? 3/2
3 की पावर कितनी है 11 माइनस 1। बहुत बड़ी बात है, ओपन करना आवश्यक नहीं है, यही छोड़ सकते हो। ठीक है, 12वां क्वेश्चन, जीपी के 3 पदों का योगफल दिया गया है, उन्हीं 3 पदों का गुणनफल दिया गया है, तब हमें तीनों पदों को फाइंड करना है। तो सारानुपात चाहिए, या फाइंड करने को कहा गया है, नहीं भी कहा गया होता तब भी हमें सारानुपात चाहिए। तो 3 पदों को कैसे माने, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, हम 3 पदों को कैसे माने। हम सुविधा अनुसार 3 पदों को हम देख रहे हैं, गुणा करना है हमें। जब मल्टीप्लाई करना है तो इस प्रकार से मानिए कि उसमें से एक राशि अपने आप ही एलिमिनेट हो जाए, विलुप्त हो जाए। जीपी में इस पर ऐसे मत मानिए ए आर स्क्वायर, अगर ऐसे माना मल्टीप्लाई करने पर न तो ए विलुप्त होगा न आर होगा, आप इसका फायदा नहीं उठा पाओगे। तो पीछे लौट के मान लीजिए एक पद, आवश्यक नहीं है कि आप इधर आर का, जैसे इधर चल रहे हो तो आर का क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई, पीछे चलोगे तो क्या करोगे डिवाइड। बात तो एक ही है ना। जैसे गुणोत्तर श्रेणी आप किए है, ए अगला पद ए आर, अगला पद है ए आर स्क्वायर, ऐसे चल रहे हो आप। मैं आपसे ये कहूं इससे पीछे लौटो तो क्या कर रहे हो आप, आर से डिवाइड। पीछे लौटो क्या कर रहे हो, आर से डिवाइड। पीछे लौटो क्या कर रहे हो, आर से डिवाइड। पीछे और लौटो तो क्या आएगा बता, आर से डिवाइड। और पीछे लौटो, अब तो इंटेलिजेंट हो गए, समझ गए। आगे बढ़ो मल्टीप्लाई, पीछे बढ़ो डिवाइड, यही तो सिस्टम होता है। तो आप पद इनमें से कोई से भी मान सकते हो, सभी जीपी में है। तो इनमें से 3 कौन से मानने चाहिए हमें, जिनके मल्टीप्लाई से एक राशि विलुप्त हो जाए। तो इसको अगर मानोगे आप, इन तीनों पदों को मान लोगे, ऐसे मानना चाहिए आपको 3 पद। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आर अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, ए रह जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, समझ गए ना। तो अगर मल्टीप्लाई में विषम पद आपके हों तो आप इस प्रकार से मानिए कि उतना ही तो आर मल्टीप्लाई में चलेगा, उतना ही आर डिवाइड में चलेगा, क्योंकि विषम पद होंगे तो मध्य पद है वो यूनिक होता है। यूनिक होता है तो जितना आर मल्टीप्लाई में उधर बढ़ेगा, जितना आर डिवाइड में इधर बढ़ेगा। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई क्या है, बैलेंस बना लेंगे, समझ गए ना। कब, जब पदों की संख्या कैसी हो, विषम। यदि पदों की संख्या सम है फिर तो बेनिफिट नहीं होगा, फिर कैसे हो जाएगा, फिर नहीं, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती कि उतने ही आर डिवाइड में आ जाए और उतने ही आर मल्टीप्लाई में आ जाए। तो यहाँ पर हम फायदा उठा सकते हैं। पदों की संख्या कैसी है, 3, विषम। विषम है तो मध्य पद ए रखते हुए एक पद इधर लीजिए तो एक पद पीछे लीजिए, तो आगे लोगे तो मल्टीप्लाई आएगा आर का, पीछे लोगे एक पद हटके तो डिवाइड आएगा। डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों जब आएंगे एक साथ तो क्या हो जाएंगे, लेस। कन्फर्म। तो पदों को ऐसे मान लेना चाहिए। जीपी में पदों को कैसे भी माना जा सकता है। तो अब यहां पर हम पद कैसे मानेंगे 3 संख्याओं को, ये हमारी सुविधा की दृष्टि से अच्छा रहेगा। तो देखो मान लेते हैं, सबसे पहले माना 3 पद जो T1 T2 T3 है उनको मान रहा हूं, ठीक है। 3 पद कौन कौन से, T1 T2 T3, क्रमशः क्या माने आपने, A अपॉन R, A और AR है। क्लियर है जीपी में। अब प्रश्न जैसे कह रहा है वैसे कार्य शुरू करो। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल 39/10। मान लगाओ सभी का। मान लगाएंगे तो देखो A अपॉन R प्लस A प्लस AR इक्वल 39/10। कुछ नहीं कर सकते, रख दो इक्वेशन, बना रहने दो, ठीक है। पुनः दूसरी बात भी तो कह रहा है। दूसरी बात क्या कह रहा है, इनका मल्टीप्लाई T1 इंटू T2 इंटू T3 इक्वल कितना है 1। लगाओ मान A अपॉन R A AR इक्वल 1। देखिए R से R लेफ्ट हो गया सीधा, अपने पास क्या रह गया है, A क्यूब इक्वल 1। घनमूल तो आते हैं, तुम्हें एक का एक ही रहेगा। A इक्वल क्या आ चुका है 1। A की वैल्यू कहां लगाना है, इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा R। क्लियर, फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से।
चलिए ए की वैल्यू 1 लगाइए तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा आर, यही तो आ जाएगा। एक स्थान पर 1 लगाओगे इक्वल 39/10। सॉल्व करो इसको तो आर एलसीएम आएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर प्लस 10 माइनस 39 आर इक्वल 0। इतना तो तुम पढ़े लिखे हो, उधर से ट्रांसफर कर लिया साथी। ठीक है, अब क्या बचा तुम्हारे पास बताओ 10 आर स्क्वायर 39 10 29 रह जाएगा, माइनस का रह जाएगा 29 आर, प्लस का क्या चल रहा है 10 इक्वल 0। कॉमन फैक्टर तो कुछ है नहीं, तो क्या करना चाहिए गुणनखंड विधि भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। तो फैक्टर करते हैं तो देखिए 25 चौके 100, 25 और 4 29, क्योंकि हमें प्लस का चाहिए तो दोनों माइनस के आ जाएंगे। फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके 10 आर स्क्वायर माइनस के रहेंगे ना 25 और 4, कौन सा भी पहले ले लें, 25 पहले लिखे या 4 पहले लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस के 25 आर माइनस के 4 आर प्लस के 10 इक्वल 0। बताओ क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों से 5 आर। 5 आर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 आर माइनस 5, यही तो बचेगा। ठीक है, आगे कॉमन क्या आ रहा है 2, माइनस भी लेना पड़ेगा 2 आर बनाना है तो -2 क्या बचेगा 2 आर माइनस 5 इक्वल 0। तो फैक्टर क्या हो गए इसके, एक तो हो गया 2 आर माइनस 5, कॉमन लोगे तो एक हो जाएगा 5 आर माइनस 2 इक्वल 0। तो आर की दो वैल्यू आएंगी, तो आर इक्वल एक तो आएगा आपका 5/2, एक आएगा 2/5, दोनों आएंगे। तो एक तो आ जाएगा 5/2 और एक आ जाएगा 2/5। क्लियर। तो यहाँ पर दो त्रिक हो सकते हैं संख्याओं के, है दो ट्रिपलेट कैसे हो सकते हैं। एक बार r इक्वल 5/2 ले, a की वैल्यू तो बनी रहेगी दोनों स्थितियों में। अब हम संख्याएं फाइंड करते हैं। अब हम क्या ले रहे हैं a इक्वल 1 एंड r इक्वल ले रहे हैं 5/2। तब संख्याएं क्या होंगी, तब संख्याएं बताइए क्या हो सकती है, लगाइए वहां पर संख्या तो आपके पास है। यहाँ पर 1 में जाएगा कौन 5/2 पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/5। क्लियर। ये तो 5/2 ही बन रहेगा, ये की वैल्यू तो 1 है, इसमें तो आर ही नहीं है 1 है। अगले नंबर क्या रहेगा आपका, ये तो 1 है, केवल वही देखो आप, तो जैसा लगाओगे वही रहेगा 5/2। अब तो तुम इंटेलिजेंट हो गए, r इक्वल 2/5 लोगे तो ये संख्या यहाँ आ जाएगी, ये संख्या यहाँ आ जाएगी। हाँ, या क्या हो सकता है a इक्वल तो 1 ही रहेगा, r इक्वल लोगे 2/5, तब क्या हो जाएंगी संख्या बताओ। तब यहाँ पर ये हो जाएगा ये 5/2 और ये 1 और ये हो जाएगा 2/5। तो ये दो त्रिक हो सकते हैं, या तो ये संख्या हो सकती है या ये हो सकती है, दोनों ही संभव है। क्लियर। देखिए 14वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, जीपी के प्रथम 3 पदों का योगफल दिया गया है, अगले 3 पदों का योगफल दिया गया है, तब हमें प्रथम पद, सार्वधातुक पद और n पदों का योगफल ये फाइंड करना है। 3 बात गणित डर के नहीं, डट के पढ़ना। तो समझे पहले, यहाँ पर अगर पदों को आप पीछे हट के मान भी लोगे तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो सीधा ही मान ले। तो मल्टीप्लाई करने पर ही तो लेफ्ट होता है यार। तो कैसे, हाँ आपको तो पता होता है कि इससे हमें बेनिफिट हो जाएगा, हाँ हमें कैसे पता चलेगा। तुम्हें तब पता होगा जब आप अभ्यास करोगे, जब आप जान लोगे। हमने तुमसे पहले जान लिया, तुम बाद में जान रहे हो, तुम्हें भी पता होगा। हमसे पहले भी किसी को पता था, तो अब हमें पता चल गया है। अब हमें हमारे भी कोई गुरु रहे हैं, तो उन्हें पता था तो हमें पता चला, हमें पता है तो तुम्हें पता चलेगा। ये तो क्रम सीढ़ी दर सीढ़ी चलता रहता है। जैसे एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी, या ये माने एक पीढ़ी से ज्ञान दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, और चलता ही रहता है। इसलिए कभी ये विचार तो करना ही नहीं चाहिए। ये तो एक नेगेटिव आइडिया है। कैसे
कि हम कैसे कर पाएंगे, बस ये विश्वास करो गुरु पर। एक गुरु क्या है, गुरु एक विश्वास है। आप भरोसा करो कि गुरु के पास है, तुम्हारे पास जरूर होगा। नियम है, होगा कि नहीं होगा? क्यों कि हमारे पास शुरू में नहीं था, किसी और के पास था, वो हमारे गुरु थे तो हमारे पास आया। उनके पास भी शुरू में नहीं था, उनके भी कोई गुरु थे तो उनके पास आया। अब हम तुम्हारे गुरु हैं तो तुम्हारे पास भी आया। तो वहां हमें कैसे पता चला? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर अगर आर डिवाइड में है, आर ही मल्टीप्लाई में है, तो हम एक साथ रखेंगे मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई से लेस हो जाएगा, इसलिए पता चला। लेकिन यहां पर हमें गुणन के लिए कहा ही नहीं गया है, हमें यहां भी योग और दूसरे में भी योग करना है, तो मल्टीप्लाई में क्यों जाएंगे? कोई फायदा ही नहीं होगा। तो जाने से होगा क्या? एलसीएम और बढ़ा लेंगे, एलसीएम लेने के लिए भिन्न और बढ़ा लेंगे। समझ में आ गई बात? लेकिन वहां पर ऐसा क्यों किया गया था? वहां पर हमें बेनिफिट हो रहा था को मल्टीप्लाई करना था। तो जो चीज अंश में है, कोई चीज वही चीज हर में है, लेफ्ट हो जाएगी। क्लियर? ऐसे पता चलेगा। आंसर तो मैं मान के भी आएगा ना? हाँ आएगा, पर उससे कैलकुलेशन क्या है? टिपिकल होगी। तो एग्जाम के अंदर कौन चाहेगा कि टिपिकल हो? क्योंकि सरलतम करना चाहेंगे हम, जिससे समय कम से कम लगे। समझ गए ना? उन तरीकों का प्रयोग किया जाता है जिससे हमारा समय कम से कम, क्योंकि एग्जाम के अंदर समय तो निश्चित दिया जाता है, निश्चित तो होता नहीं। अपनी इच्छा से समय को ना तो बढ़ा सकते हैं हम। वहां पर एग्जाम 3 घंटे का है, 3 घंटे 15 मिनट का है, ये लिख के आएगा पेपर। आप उससे 1 मिनट भी अधिक नहीं ले सकते। आपके मेथड इस प्रकार के हो गए कि जो क्वेश्चन 2 मिनट में होना था वो 5 मिनट में हो रहा है, जो 5 मिनट में होना था वो 10 मिनट में हो रहा है। तो फिर क्या होगा? टाइम शॉर्ट पड़ेगा, टाइम शॉर्ट पड़ेगा, विपरीत प्रभाव आएगा, आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे। समझ गए ना? तो इसलिए हमेशा उन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए जिनमें कम समय लगे और सरलता भी हो। सरल होंगे तभी तो कम समय में हो जाएंगे, क्रिटिकल होंगे समय अधिक लगेगा, कैलकुलेशन सरल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे? प्रथम पद और सार अनुपात मानेंगे, केवल यही तो मानेंगे। तो माना प्रथम पद ए, सार अनुपात मानना पड़ेगा क्या? आर। तब देखिए जो प्रश्न से दिया है T1 प्लस T2 प्लस T3 यूकल क्या दिया है? 16। T1 का मान क्या? ए क्या हो जाएगा? AR, और ये हो जाएगा आपका AR। इसकी वैल्यू आपकी होगी 16, इक्वेशन हो गया फर्स्ट, कोई शक? तथा दूसरी बात, कभी भी गणित कर रहे हो तो भय मुक्त हो जाइए। अगर आपको भय है तो क्या गणित पढ़ोगे? कुछ भी नहीं, आप तो करते जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। तो देखिए T4 अब कहां से स्टार्ट हो जाएगा? यहां से पावर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? AR3, AR4, AR5, यूकल कितना है? 128। इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कितनी अज्ञात राशियां हैं? 2। इक्वेशन भी कितनी है? 2। केवल आ जानी चाहिए नियम के तहत। तो कैसे सॉल्व करें? ये अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है, विवेक के ऊपर निर्भर करता है, हम कैसा डिसीजन ले पाते हैं। हम देख पा रहे हैं इससे कॉमन आ रहा है। कॉमन कहीं भी और कभी भी, कहीं भी और कभी भी अगर हो तो उसे अवश्य बाहर निकालना चाहिए। उससे क्या है? सरलता आती है क्वेश्चन। तो आप कॉमन बाहर निकालिए, इसको आगे ले जा रहे हैं। इक्वेशन जो अपना सेकंड है उसको आगे ले जा रहे हैं। आप सेकंड भले ही नंबर यहाँ नहीं दे, आगे जाके दे सकते हैं। तो निकालिए, इससे कॉमन क्या आ रहा है? AR, देखो क्या आ रहा है? Q आ रहा है। क्या बचेगा? R प्लस R क्यों बचेगा? 1 बचेगा। 1 प्लस R प्लस R स्क्वायर, ये रह जाएगा 128। अब इसे इक्वेशन सेकंड वाली, इसी प्रकार से मैं फर्स्ट को भी थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकता था। क्या कॉमन आ रहा था? A। तो 1 प्लस R स्क्वायर यूकल क्या बचेगा? 16। इसे फर्स्ट मानिए। अब देखिए आनंद आ गया। अब आप समझ गए क्या करना चाहिए? हमें अब ये कर देना चाहिए सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट। जो सेकंड है उसको फर्स्ट से डिवाइड कर देना चाहिए। डिवाइड करने से क्या मिलेगा? लेफ्ट से डिवाइड होगा, राइट से डिवाइड होगा। तो अगर आप सीधा निर्णय लेना चाहते हो तो देखो सीधा डिवाइड आप कर दें, ए को सीधा हटा दें, आर क्यू रख दें सीधा। आर क्यू इक्वल क्या आ जाएगा? 128 डिवाइड बाई 60। यही तो रह गया आपके पास। आर क्यू
यूकल कितने टाइम्स हो गया? 16 8 27 8 टाइम्स। 16 का 12 तो आता ही है इसमें। 8 टाइम्स, 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3। घातें समान है तो आधार भी समान होनी चाहिए। तो आर इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास? 2। वैसे भी आप जानते हो 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2। घनमूल 2 ही होगा। आर का मान जब आ गया है तो बताओ कौन से समीकरण में पुट करना चाहिए? छोटे वाले में। तो फिर कहाँ लगाना चाहिए? फर्स्ट में। तो आर का मान लगा दीजिए, का मान अपने आप आ जाएगा। अब हमें क्या करेंगे? 1 से रखिए उसमें आर का मान 2। तो क्या चल रहा है आपके पास? ए। ये तो फाइंड ही करना है तुम्हें। आर का मान लगा रहे हो तो 1 + 2 + 2 स्क्वायर क्या चल रहा है? 16। फाइंड करो तो ए इक्वल कितना हो गया? देखो 4 6 7 16/7 यही आ गया ना आपके पास। ए आ गया, ए तुम्हें ज्ञात करना था। आर आ गया, आर भी तुम्हें फाइंड करना था। अब फाइंड करने के लिए रह गया सम ऑफ एन। कर सकते? तो चलिए सम ऑफ एन क्या होता है? यहाँ आप देख पा रहे हो आर का मान बड़ा है तो वही लेना चाहिए आर की पावर n-1। तो ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 लगाओ। सम ऑफ एन इक्वल ए मीन्स क्या है आपका? 16/7। आर मीन्स क्या है आपका? 2 की पावर n ही रहेगा, ये तो व्यापक है। अपॉन क्या चल रहा है? r-1 2 - 1 शायद आंसर यही है क्योंकि आर का मान आपका क्या है? 2 है। तो 2 - 1 का मतलब लिखूं? एक स्टेप बढ़ाओ। समझ गए? क्लियर? देखिए 16वां क्वेश्चन। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें हमें फाइंड क्या करना है और हमें यहाँ मिल क्या रहा है। तो हमें जीपी फाइंड करनी है, ठीक है। तो जीपी के लिए क्या चीज आवश्यक होती है? प्रथम पद और सारण पद। ये 2 चीजें मिल जाए तो हम जीपी लिख सकते हैं, क्योंकि मानक रूप में 2 ही चीजें चाहिए। तो चलिए कैसे फाइंड करें? प्रथम 2 पदों का योगफल हमें दिया गया है -4। क्योंकि 2 राशियां ज्ञात करनी है तो प्रतिबंध भी 2 ही चाहिए। तो 2 मिल रहे हैं यहाँ पर, 2 समीकरण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? एक ये मिल गया, एक दूसरा मिल रहा है टर्म ऑफ 5 है, वो टर्म ऑफ 3 का 4 गुना है। क्लियर? तो कैसे मानने चाहिए पद? मल्टीप्लाई, मैंने अभी बताया मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तभी तो बेनिफिट है। मल्टीप्लाई में नहीं आए भाई, समांतर श्रेणी के अंतर्गत भी योग में आ जाएंगे तो बेनिफिट है, क्योंकि वहां पर डी कहां चलता है? जुड़ के चलता है। जुड़ के चलता है तो पीछे माइनस में मान लोगे आप डी। जैसे आपने ए माना, उधर ए प्लस डी, तो पीछे लौटोगे तो ए माइनस डी। तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, जब तीनों को जोड़ेंगे तो डी फिनिश, ये आ जाएगा। समझ गए ना? तो जहां पर हम योग से आगे बढ़ते हो वहां पीछे हटके मानने से योग में बेनिफिट है। जहां हम मल्टीप्लाई से आगे बढ़ते हो वहां मल्टीप्लाई में ही तो बेनिफिट है। योग में कैसे बेनिफिट हो जाएगा? दोनों बात समझ में आ गई? अब क्लियर हो गई? तो हमें मान लेना चाहिए प्रथम पद ए, सारवंतर डी है। हाँ अनुपात चलेगा यहाँ पर, सार अनुपात जी भी है ना, सार अनुपात आर है मान ली। तब प्रश्न कह रहा है वैसे चले प्रश्न से, तो प्रश्न से हमें क्या मिल रहा है? T1 + T2 यूकल -4 एम्प्लाइज A + AR यूकल हो गया -4। समझ में आ गई यहाँ तक बात? फिर भी दे रखा है हमें, तथा दूसरी बात क्या दे रखी है? टर्म ऑफ 5 = 4 टर्म ऑफ 3। थोड़ी सी इसकी चलने को कोई दिक्कत नहीं आई, छोटा सा क्वेश्चन है। AR की पावर 4 = 4 × AR²। यही तो हुआ। आगे इसे सॉल्व करो तो देखिए ए से ए सीधा लेफ्ट हो गया। आर की पावर 4 है, वहां पर कितनी है? 2 है, R² बचेगा इधर, क्या बचा? R² = 4। इससे आपको R फाइंड होगा सीधा, तो R = ±2। भाई दोनों ही आ सकते हैं ना, प्लस-माइनस। तो यहां पर अब R की वैल्यू आप रिप्लेस करोगे तो A आ ही जाएगा सीधा। A आपने इक्वेशन फर्स्ट मान रखा है, थोड़ा सा फॉरवर्ड करके लिख दो। A कॉमन लेके 1 + R = -4 ये हो जाएगा। क्लियर? ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, दिख रहा है? हाँ, तो फर्स्ट से वैल्यू लगा रहा हूं तो R = एक बार प्लस साइन लोगे, एक बार माइनस साइन लोगे। मैं दोनों साइन एक साथ लगा दूं, कैच कर जाओगे? तो R = +-2। तब देखिए एक में लगाओगे तो A 1 + -2 यूकल -4। अब एक बार प्लस से एक बार माइनस से, तो मैं एक बार प्लस साइन ले रहा हूं, ठीक है?
तो प्लस चिन्ह से क्या आएगा बताओ फटाफट। ए प्लस से 3 हो गया ना, ये प्लस साइन यूज किया, माइनस का 4/3 हो जाएगा, तो ए इक्वल हो जाएगा माइनस का 4/3। अब मैं माइनस साइन ले रहा हूँ, तो माइनस चिन्ह से क्या आ जाएगा बताओ, ए इक्वल, ध्यान देना माइनस चिन्ह से माइनस ही रह जाएगा, 4 रह जाएगा सीधा, राइट। अब आपको क्या करना है, जीपी तो कम से कम 3 पद लिख दो, तो आप जीपी को फाइंड कर दो। अब जीपी क्या होती है, T1 T2 ऐसे तो लिखोगे, तो मैं लिखूं ए आर स्क्वायर, यही तो लिखनी है आपको, जीपी फिर आप 2 कर दो, ऐसे चलती रहे। तो लगाओ एक कॉमन, एक तो पहले इससे लिखो या इससे लिखो, किसी से लिखना ही है आपको। एक तो ये हो जाएगी आपकी -4/3, फिर -4/3 में मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, आर से, तो उसी आर से करोगे जो उस वक्त लिया गया था, समझ गए ना। तो आर आपने क्या लिया उस वक्त, माइनस लिया या प्लस लिया, वही आर तो रहेगा उसके लिए। तो a -4/3 है, तब प्लस साइन लिया आर का, तो +2 से मल्टीप्लाई किया, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर देखो a का मतलब क्या है, -4/3, लेकिन मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्लियर। अगला पद ए आर स्क्वायर होगा इसका, ए आर है अभी, तो अगले में होगा इसका, एक और लिखूंगा तो -4/3 और 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, और आगे ये श्रेणी चलती रहेगी। तो आगे लिख देता हूं, या -4/3 उनका मल्टीप्लाई कर दिया तो -8/3, और माइनस ये कितनी हो जाएगी आपकी, 16 हो जाएगी अपॉन 3, और ऐसे चलती रहेगी। या दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, आप तब क्या लोगे, माइनस साइन लोगे, माइनस साइन लोगे तो लगाओ, ए का मान लगाओ पहले तो 4, फिर आपकी श्रेणी कैसी बनेगी, यहाँ पर 4, आप यहाँ पर आर का मान क्या ले रहे हो, -2, फिर अगला पद लोगे तो 4, फिर अगले पद में क्या आएगा, -2 का स्क्वायर, ऐसे चलती रहेगी, 3 पद बहुत है। या इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 -8 और माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अल्टरनेटिव प्लस का हो जाएगा 60, और ऐसी श्रेणी ये हो सकती है अथवा क्लियर। देखिए 17वां क्वेश्चन, जीपी का चौथा, 10वां तथा 16वां पद एक्स वाई जेड है, तब हमें क्या प्रूव करना है, एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, आर इन जीपी करें। चलिए पहले ये बताओ, ए और आर तो सीधा आपको पता ही है, पहला पद ए सर्वत आर, तो T4 का मान बताना जरा, AR3, T10 का मान बताना, AR9, T16 कितना हो जाएगा, क्लियर। अब जैसे कह रहा है वैसे काम करो, ये पद आपको दिए हैं, एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, एक्स के इक्वल हो जाएगी, ये वाई के इक्वल हो जाएगी, जेड, इनमें आपस में क्या रिलेशन है इसको समझना आप। चूंकि मैं लेके चल रहा हूँ टर्म ऑफ क्या, इसमें से ये वाला पद है, हमें एक्स वाई जेड करना है, तो टर्म ऑफ 10 लेके चलता हूँ, ठीक है। टर्म ऑफ 10 AR9, ये इसकी वैल्यू क्या दी है आपको, बाई है वैल्यू बाई। अब AR9 है, इसका मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायर करूंगा तो AR9 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इक्वल क्या आ जाएगा, बाई स्क्वायर। अब देखना, यहाँ मैं दिमाग का प्रयोग करूंगा, आप भी करना अपने दिमाग का प्रयोग, क्यों, मैंने नकल कर ली, ये दोनों मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैंने इनकी नकल कर ली मैंने, 3 और 15 18 हो गए, तो इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा, तो इसको मैं लिख दूंगा AR3 इंटू AR15, क्या इतना ही है, इतना ही है, और ये चल रहा है 22 का, और ये आपको क्या दिया गया है बताना, इसका मान क्या है, एक्स, ये कौन है, जेड, इक्वल क्या हो गया, 22 का, कह सकते हो एक्स वाई जेड आर इन जीपी हो गया, मध्य पद का वर्ग वहां पता होगा, इससे हम कह सकते हैं, इसलिए एक्स वाई जेड आर इन, क्लियर। अथवा देखिए आनंद लें, थोड़ा सा आनंद ले ही लेते हैं, हम ऐसे नहीं करते, मूड की बात है, हम उन दोनों को ले लेते मल्टीप्लाई में, ऐसे लेके चलते, T4 इंटू T16 लगाओ, ये क्या है, AR क्यूब इंटू AR कितना हो जाएगा, 15,
चलिए ध्यान से देखना, AR9 का होल स्क्वायर है, कुछ और है? ये आपको क्या दिया है? X, ये क्या है? Z, ये क्या है? Y। लिख दिया आपने X Y Z R N G P। समझ में आया? आगे समझ में कैसे भी करें, जैसे भी आपका मूड बन जाए वैसे काम करते हैं। या तो उनको पहले लेके चले तो बन जाएगा पद, या वो उसको बाई को लेके चले गए तो वो अपने आप अलग अलग हो जाए, सीधा देखा।